नमस्कार दोस्तों, मैं पवन खत्री, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 चैनल। आज हम आए हैं बाल कल्याण समिति के ऑफिस में, जिसको बच्चों का जेल भी बोला जाता है। यहाँ पर आए हैं। यहाँ हमारे साथ आपको परिचय कराएंगे बाल कल्याण समिति के सदस्यों से, और इनके लिए कुछ तीखे और मीठे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले जो हमारे साथ बैठे हैं अनुराधा सारंग जी, पहले इनसे सवाल करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जो अभी नाबालिग बच्चे घर से भाग जाते हैं, प्रेम प्रसंग चलता है और इसमें परिवार भी काफ़ी परेशान होते हैं और देखते हैं कि समाज भी इसमें काफ़ी परेशान होता है, तो इसमें ये किस तरह से रोकथाम की जाती है आप लोगों के द्वारा और किस तरह से समझाइश की जाती है, और ये आगे पेरेंट्स को इसके बारे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बच्चियाँ घर से भाग जाती है या किसी और कारणवश घर से निकल जाती है, उस केस में पुलिस जो है वो हम लोगों के पास में दस्तयाब करके लेके आती है। उसके बाद की जो प्रक्रिया चालू होती है वो बाल कल्याण समिति की होती है। उसमें हम लोग उन बच्ची से काउंसलिंग करते हैं, पूछताछ करते हैं। वो बच्ची अगर उस वक्त तक अपने दिमाग को मानसिक तौर पे वो अगर स्टेबल कर पाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उसे कुछ टाइम के लिए सखी सेंटर में, जिसमें कि 3-4 दिन की सीमा होती है, कि हम सखी सेंटर में भेज देते हैं। वहाँ भी उसकी काउंसलिंग की जाती है। उसके बाद में बच्ची अगर अपने माता पिता के साथ जाना चाहती है तो ठीक है, अदरवाइज़ उस बच्ची को बालिका गृह बीकानेर भेजा जाता है। लेकिन हमारी पहली कोशिश ये रहती है कि बच्चा अपने परिवार में जाए, क्योंकि माँ बाप भी इतने परेशान हुए होते हैं उस केस में। समाज के अंदर उन्हें भी सरवाइव करना होता है, तो वो अपने आस पड़ोस में, समाज में, गली मोहल्ले के अंदर उन लोगों को जवाबदारी बनती है। तो बच्ची को समझाइश करके ये बताया जाता है कि अभी आप नाबालिग हो, आप वेट करो कि आप बालिग हो जाओ। उसके बाद में अगर आप किसी से भी शादी करना चाहते हो और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, तब तक कि वो लड़का भी आपके लायक है या नहीं है। तो उस केस के अंदर अगर बच्ची अच्छी तरह से समझ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उसे वक्त देते हैं बालिका गृह भेज के। वहाँ जाने के बाद में बच्ची को धीरे धीरे समझ आने लग जाता है कि अपना परिवार ही सबसे बेस्ट है। जो हम परिवार में माँ बाप के पास में, वो बच्ची वापस आने को तैयार हो जाती है। मानसिक रूप से कई बच्चों को कई बरगला के जो है अपने साथ में ले जाते हैं, लड़के हैं या कई बालिग लड़के ले जाते हैं, कई नाबालिग लड़के ले जाते हैं। उस केस के अंदर हम लोग अगर पुलिस उनको, लड़के को तो पकड़ कर ले ही जाती है, और लड़कियों की काउंसलिंग हमारी तरफ से अच्छी तरह से की जाती है और उसके बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं काउंसलिंग के एक्चुअल में ना, जो बच्ची को समझाया जाता है। क्योंकि उसको ये समझाया जाता है कि अभी आपके पढ़ने का टाइम है, आपके द्वारा गलत कदम उठा चुकी हो आप, लेकिन उसको गलती सुधार भी हो सकती है। तो वो उस केस में बच्चियां समझ जाती है और वो अपने परिवार में ही पुनर्वासित हो जाती है। इस तरह के मामले में देखे हुए काफ़ी आ रहे हैं, जैसे नाबालिग लड़के भी हैं आजकल, वो भी इस तरह गिरफ्त हो रहे हैं। कारण है जैसे सोशल मीडिया भी हो गया, इसमें यूट्यूब है या फेसबुक है, यहाँ टीवी पे भी आजकल इस तरह की पिक्चरें दिखाई जाती हैं। जो आज 10-15 साल पीछे चले जाएँ तो इस तरह के कार्यक्रम नहीं दिखाए जाते थे। धार्मिक कार्यक्रम चलते थे पहले DD1 पे, उसमें। आजकल क्या है कि धार्मिक कार्यक्रम तो कम चलते हैं, इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं सारी। तो कुछ कारण ये भी हो सकता है, मुख्य कारण ये भी हो सकता है सोशल मीडिया और ये मोबाइल, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं उन बच्चों को बिगाड़ने में। और बच्चियां नाबालिग होती है, मानसिक रूप से इतनी परिपक्व नहीं होती है और वो अपना भला बुरा अच्छी तरह से नहीं सोच पाती है। तो माता पिता को भी ये चाहिए कि, मेरी गुजारिश है कि माता पिता अपने बच्चों को टाइम टू टाइम वॉच करें, देखें कि वो उस पे कर क्या रहे हैं मोबाइल पे। पूरी तरह से क्या होता है कि बच्चों को मोबाइल, आजकल स्मार्टफोन है सब तरफ, तो वो मोबाइल फ़ोन से बच्चा कहाँ कांटेक्ट में आ रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों से लोग किन के कांटेक्ट में है। साथ साथ में पूरे टाइम टू टाइम बच्चे का पूरा वॉच होना चाहिए कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है। क्योंकि आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी के अंदर माता पिता के पास में भी इतना टाइम नहीं है, वो भी अपने काम पे जाते हैं, तो उनके पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चे पे पूरी निगरानी रख पाएँ। पर ये अगर नहीं करेंगे ऐसा काम, अगर अपन इस पे निगरानी नहीं रखेंगे तो देखिए आने वाले स्थिति और भी भयावह हो सकती है। बच्चों के पेरेंट्स को या आप समाज को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से इसको रोकथाम की जा सकती है और बच्चों को किस तरह से समझाइश की जा सकती है, या इस रोकथाम में क्या अहम भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि इसमें काफ़ी परिवार भी ख़त्म हो जाते हैं, परिवार ख़राब भी हो जाते हैं और इसमें इसी मामलों में हत्याएं भी खूब होती हैं।
सबसे पहले तो मैं ये कहना आपको इस विषय पे चाहूँगी कि मैं जो भी बच्ची आती है, मैं सबसे पहले उसको यही समझाती हूँ कि आपका जो माँ बाप हैं वो सबसे अच्छे दोस्त हैं, किताबें हैं वो सबसे अच्छी दोस्त हैं। तो इसलिए आप यहाँ माँ बाप से और किताबों से दिल लगाइए ताकि आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और दूसरा ये है कि माँ बाप को अपने बच्चों को घर में इतना अच्छा सपोर्ट देना चाहिए, इतना अच्छा दोस्त बन के उनके साथ में रहें ताकि बच्चा क्या है कहीं बाहर दोस्ती के लिए अपना किसी दूसरे का कंधा नहीं ढूंढे। मैं कोई बात करूँगा इसमें, इस जो ये उम्र होती है, ये किस उम्र में बच्चे भटकते हैं, रास्ता भटकते हैं? ये मैं जो देख रही हूँ वो आजकल जो रेशो है वो डाउन जाता जा रहा है। मतलब 10 साल के बाद में कोई गारंटी नहीं होती कि बच्चा कौन सा मोड़ ले ले। पहले यूँ कहते थे कि 13-14 साल के अंदर एज बिगड़ने की होती है, पर अब 10 साल के बाद में भी किसी बच्चे को गुमराह किया जा सकता है। वो बच्चा ट्रैक से उतर सकता है, किसी भी तरह से किसी और के संपर्क में आने के बाद में वो बच्चा क्या करता है, कैसी मानसिकता रखता है। और अगर किसी बच्चे को घर में सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो बच्चा बाहर अपना कंधा दूसरा तलाश करेगा जहाँ भी उसको थोड़ा सा सहानुभूति मिले। तो अब मेरे पास एक सवाल एक जवाब का जो आज हमारा सिलसिला है, उसमें मेरे साथ दूसरे सदस्य हैं प्रेमचंद शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। तो पहले तो आपका स्वागत है आज एक सवाल एक जवाब में। आपका धन्यवाद। तो इसमें सबसे पहले प्रेम जी ये बताइए कि आज की तारीख में भिक्षावृत्ति बहुत बढ़ रही है और काफ़ी भिक्षावृत्ति बढ़ी भी है, और इसको आपके द्वारा यहाँ पर बाल कल्याण समिति के द्वारा काफ़ी रोकथाम भी की गई है और काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो ये खाली हनुमानगढ़ नहीं, ज़िला नहीं, हम स्टेट का भी लें और पूरे भारत में इस तरह का कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इसको रोकथाम किस तरीके से हो सकती है और इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो, भिक्षावृत्ति एक बहुत ही व्यापक स्तर पे बहुत साल पहले से चल रही है, फैली हुई भी है। इसको बिल्कुल अपने कहते हैं अभी ख़त्म कर पाना तो कोई मतलब ना बाल कल्याण समिति ना कोई प्रशासन, ये एक जन जागरण आम आदमी अवेयर होगा तभी रुक पाएगी। इसके अंदर सबसे पहले भिक्षावृत्ति के मामले काफ़ी आए हैं पिछले साल 1.5 साल में, और बहुत सख्ती से हमने इस पे कार्रवाइयाँ भी की है। इसके अंदर जैसे लाते हैं बच्चों को, पुलिस के द्वारा पकड़ दस्तयाब करके लाया जाता है। हम स्वयं भी अपनी टीम लेकर जाते हैं मौका पर, जैसे मंदिरों में, जैसे पब्लिक प्लेस पे, जहाँ भी किसी सूचना आती है, जैसे आपके माध्यम से आ गई या अन्य किसी माध्यम से आ गई, तो वहाँ पे उन जो बालकों को लाने के बाद में सबसे पहले तो उनके अभिभावकों को बुलाया जाता है। तो अभिभावकों से काउंसलिंग की जाती है और उनसे ये पता किया जाता है कि ये भिक्षावृत्ति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कारण तो एक ही निकल के आता है इसमें मेन, कि वो गरीबी का कारण। तो उस कंडीशन में ये हो जाता है भी कानूनी कार्रवाई तो इसमें क्या है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ संप्रेषण करने में रख लेंगे, लेकिन फिर उनका पुनर्वास परिवार में करना पड़ेगा। परिवार में पुनर्वास करेंगे तो वापस वो निकल जाएंगे। तो अभिभावक जो होते हैं ना, वो ही एक ऐसा जरिया होते हैं कि बच्चों को भिक्षावृत्ति की तरफ न जाने दे। उनको ये समझाया जाता है भी आज इनको आप कमाओ, आप इनको कमा के इनके जो शिक्षा का जो मूलभूत अधिकार है जो कि संविधान के अंदर हमको मिला हुआ है हर बच्चे को पढ़ाने का, उससे जोड़ो। और एक अभिभावक ही होते हैं जो कि इस पर धीरे धीरे अपने बच्चों को भिक्षावृत्ति के ऊपर रोकता है। और कुछ बाल कल्याण समिति का मान लो, प्रशासन का मान लो, एक कानूनी जो ये प्रक्रिया है उसका भी डर होता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे काफ़ी मतलब ये उसमें अंकुश लगा है, और ये नहीं है कि पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम लोग इसके नज़दीक पहुंच गए हैं। तो इसमें मुख्य कारण नशा भी हो सकता है कहीं? बिल्कुल। जो बालक भीख मांगने के लिए जाता है उसको पैसा मिलता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो उस पैसे का वो सदुपयोग करे। ज़्यादातर मामलों में यही है कि जैसे हमने पिछले दिनों स्टेशन पे कई बच्चों को दस्तयाब किया था, तो उनका ये था कि वो एक सॉल्यूशन आता है, उस सॉल्यूशन को ख़रीदते हैं और ख़रीद के उसको उसमें रुमाल पे या किसी पे डाल के और उसको शक करते हैं, और वो भी उस एक आता है,
और उसके बाद में जो जिसको जिस हिसाब से मिलता है और वो उसमें उसी की तरफ लिप्त हो जाता है, और क्राइम फिर वहाँ से वो सेकंड उसका ऑप्शन होता है, वो क्राइम की तरफ जाएगा। तो बालक के अंकुश लगाना कुछ समाज का भी इसमें दायित्व है, उसका परिवार वाले हैं वो भी। अब कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि घर पे क्या कहते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको ये एक लत लग गई कि मैं अपने कहीं पब्लिक प्लेस पे चले जाओ और वहाँ पे 10 आदमियों से मांगा हुआ तो कुछ 4 दे ही देगा, कोई 5-5 रुपये का 10 रुपये का, शाम तक उनका इकट्ठे होते हैं, फिर वो उसका गलत यूज़ करते हैं। ये कितनी उम्र के बच्चे होते हैं लगभग जो भिक्षावृत्ति में? ज़्यादा से मतलब आजकल जो चल रहे हैं वो देखो 5-6-7 साल के बाद में निकल जाता है बच्चा, और वो 14-15 साल तक करते हैं, और उसके बाद में इसी ये रेंज होती है इसमें। तो इस समय अगर किसी को रोकथाम करनी है और करनी है तो आपको सूचित करना है, तो वो कैसे सूचित करें? देखो एक तो नंबर लिखे होते हैं हमारे सभी जगह, आप नंबर बोल दीजिए। 9414875905 मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है। बाकी 94-148-75-905, बाकी प्रेमचंद शर्मा। बाकी इसके अंदर एक 1098 नंबर होता है जो सरकारी नंबर है, जो चाइल्ड लाइन का नंबर है। भिक्षावृत्ति नहीं, बालकों के प्रति किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना या किसी भी प्रकार का कोई अपराध या किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना हो तो 1098 1098, यानी कि इसको याद करने 1098 बड़ा आसान तरीका है। इस पे आप सूचना दो, उसके बाद तुरंत हमें उससे सूचना आ जाती है और हम मौका पे पहुंचने का प्रयास करते हैं। हम नहीं पहुंच पाते तो संबंधित जो थाना प्रभारी होते हैं हम उनसे संपर्क करके और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। ये हमारे साथ एक सवाल एक जवाब में पहले अनुराधा जी थे, प्रेमचंद शर्मा जी थे, अब मेरे साथ सुमन सैनी जी जुड़ेंगे। और आइए सुमन सैनी, मेरे साथ सदस्य सुमन सैनी जी हैं और इनसे पूछेंगे जो इनका सवाल है बाल विवाह को लेके। क्योंकि आज से हम अगर 10 साल 15 साल 20 साल पहले चले जाएं तो गांव में खूब बाल विवाह होते थे, लेकिन अब बाल विवाह के कुछ रोकथाम भी हुए, लेकिन अभी भी कुछ ग्रामीण जो सिस्टम में हैं या गांव से आए हुए हैं तो वो बाल विवाह करते हैं। तो इनके द्वारा बाल विवाह को किस तरह से रोका जाता है और जो विवाह की उम्र है एक्चुअल वो कितनी होनी चाहिए, वो इसके लिए सुमन सैनी जी सवाल। सुमन सैनी जी पहले आपका चैनल पर स्वागत है। एक सवाल और एक जवाब में। हाँ जी। तो सबसे आपका जो सवाल है वो ये है कि बाल विवाह किस तरह से होते हैं, जो बाल विवाह हो रहे हैं आपको सूचना मिलती है, आप बाल विवाह को किस तरीके से रोका जाता है आपके द्वारा? जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो बाल विवाह है वो एक तरह से आज भी हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है, जो कि छोटी उम्र में जिन बच्चियों की विवाह हो रहा है उनका ना तो अच्छी तरह से विकास हो पाता है और ना ही जो छोटी उम्र में जो बच्चियाँ विवाह के बाद जो दुष्परिणाम है वो भी सामने आते हैं, और वो बच्चियाँ छोटी उम्र में माँ बन जाती है तो फिर ना तो खुद को संभालने के लायक होती है, ना ही जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से स्वस्थ होता है, और जो भी है देश के लिए जो अपने समाज के लिए वो भी अच्छी तरह से जो पूरी उचित नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये कि बाल विवाह जो है बहुत ही बड़ा अभिशाप है हमारे लिए भी। तो हनुमानगढ़ में जैसे आप जाते हैं बाल विवाह रोकवाने के लिए, बाल विवाह होते हैं, आप जाते हैं तो आपको सूचना मिलती है, आप वहाँ जाके आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है? देखिए जी, जैसे हमें बाल विवाह की सूचना मिलती है, जैसे कि कोई समाज के जागरूक नागरिक है, प्रशासन के द्वारा भी है, जैसे कोई पत्रकार बंधु है, इनके द्वारा जैसे भी हमें बाल विवाह की सूचना मिलती है तो हम जाब्ता में या जैसे भी हमें उचित लगता है हम वहाँ पे जाके पूरी कार्रवाई करते हैं, और जो बच्चे हैं उनके जो जन्म संबंधी जो प्रमाण पत्र है उनको भी देखते हैं और उनकी जांच पत्र करके जो भी उचित जो कदम उठाए जाए वो उठाए जाते हैं, और जहाँ तक हो सके हम प्रशासन के भी इसमें मदद लेते हैं, और अगर जहाँ तक अगर कुछ ज़्यादा ही ऐसा मामला होता है तो हम उस विवाह को जो निरस्त भी करवा सकते हैं। भी आपके द्वारा समझाइश भी की जाती है? हाँ जी। और उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है कहने को? हाँ जी, पहले समझाइश करते हैं। हाँ, बच्चे की जो बालिका उसकी काउंसलिंग भी कराई जाती है कि क्या कारण है जिससे कि उसकी वो बाल विवाह हो रहा है। जो मेन जो है वहाँ की अशिक्षा भी है, गरीबी भी है, कुछ मजबूरियाँ भी होती है, उसके चलते जो माता पिता है वो बाल विवाह करवाने के लिए राजी होते हैं। अभी हमारे साथ एक सवाल एक जवाब में विजय चौहान जी जुड़ चुके हैं जो सदस्य हैं बाल कल्याण समिति के। इनका जो सवाल है वो ये है कि जो बाल श्रम हो रहा है बाज़ार में, और अपने यहाँ हनुमानगढ़ नहीं जिले के नहीं लेंगे, आज हम देखें तो पूरे राज्य में भी होता है, पूरे भारत में हो रहा है, तो ये किस तरह की कार्रवाई करते हैं बाल श्रम में और कितनी कार्रवाई आज तक कर चुके हैं, तो इनसे पूछते हैं। नमस्कार, पहले आपका स्वागत है। एक सवाल एक जवाब में। थैंक यू पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पवन जी, 12 मार्च 2021
को बाल कल्याण समिति हम लोगों ने यहाँ शपथ ली थी, ज्वाइन किया था। उसके बाद निरंतर आज तक, मैं हनुमानगढ़ शहर की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे ज़िले की बात करूँगा, हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति सजग है, सतर्क है और हम लोगों ने जहाँ सूचना मिली है किसी भी माध्यम से बाल श्रम को लेकर, तो हमने तुरंत कार्रवाई की है। और हमारा ये दावा है कि अमूमन होटल पे, ईंट भट्टों पे, छोटी दुकानों पे, फैक्ट्रीज़ में यहाँ बाल श्रम होता है अमूमन। लेकिन जब से हम लोग ने ज्वाइन किया है तो आप देखेंगे कि बहुत हद तक बाल श्रम पे रोक लगाई गई है और उसे बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश में हम लोग अनवरत, हमारा काम जारी है। राजस्थान में आपका कहने का मतलब बाल श्रम जो है राजस्थान में हनुमानगढ़ नंबर 1 पे है जो बाल श्रम रोका गया है। बिल्कुल डेफिनेट, क्योंकि ये बात हमारी आदरणीय मैम संगीता जी ने मंच के माध्यम से ये स्वीकार किया है कि हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति बहुत बेहतर काम कर रही है। पूरे ज़िले, पूरे राजस्थान में सबसे टॉप पे अगर कोई काम कर रही है तो वो हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति कर रही है। इसमें एक सवाल और भी था विजय जी, थोड़ा तीखा सवाल है। वो सवाल ये है कि आप लोगों पे इल्ज़ाम भी लगते हैं और विजय जी पे तो खास करके इल्ज़ाम है एक कि वो कहीं भी कार्रवाई में जाते हैं और उस कार्रवाई के अंदर क्या है कि वो कार्रवाई को अंजाम तक नहीं पहुँचाते हैं, वो बीच में छोड़ देते हैं। तो इसका क्या है? देखिए पवन जी, बातें हैं, बातों का क्या, इल्ज़ाम लगाना सबसे सरल काम है। ऐसा एक भी तथ्य पेश करें आप जिसमें बाल श्रम हुआ हो और फिर। ये हमारा सवाल नहीं है सर, ये जनता का सवाल है। नहीं, जनता का बिल्कुल सवाल नहीं है ये। जनता तो हमारे काम से बहुत खुश है। नहीं, खुश तो हम भी हैं सर, ये सवाल जनता का ही है। जनता ही नहीं पूछा है कि वो आते हैं, फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं और आगे वो सिरे तक नहीं लेके जाते। नहीं, देखिए, जब भी हमने बाल श्रम को करते हुए बच्चों को दस्तयाब किया है पुलिस के द्वारा या हमारे द्वारा, तो इसमें देखिए सबसे पहली बाल श्रम के भी करवाने के कई कारण हैं। शिक्षा उसमें एक है, उसके बाद पारिवारिक, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां बहुत विषम हैं, बहुत ज़्यादा उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी स्थिति में उनका एक ये रहता है कि घर में जितने भी मेंबर हैं वो सभी काम करेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। बहुत से ऐसे हमने प्रकरण देखे हैं जिसमें कि माँ बाप नहीं हैं या बच्चा किसी और के पास पल रहा है, चाचा के पास, तो ऐसी स्थिति में बाल श्रम करते हैं। और हम लोग जब उनको बुलाते हैं, उनको समझाइश करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है और बाल श्रम को वो रोकने की रुकता भी है। उनसे फ़ोन पर टच में रहते हैं, हम लोग पूछते रहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा प्रॉपर, या बाल श्रम में कहीं वो लिप्त तो नहीं है। तो उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया जाता है। और अचानक हम लोग कई बार ऐसे बहुत से हैं, खुंजा क्षेत्र में हैं, भट्टा कॉलोनी में हैं, सुरेशिया में हैं, कि हमारी टीम वहाँ गई है तो पता चला है कि बच्चा बाल श्रम ना करते हुए विद्यालय में पढ़ रहा है। वो बाल कल्याण समिति का भी जो कार्यकाल बाकी है उसके अंदर अभी आपके द्वारा क्या हनुमानगढ़ बाल श्रम, बाल विवाह और जो भिक्षावृत्ति है और जो बाल श्रम वगैरह है और ये बच्चों के आप घर से भाग जाते हैं, तो उनके प्रति जो कार्रवाई आगे, क्या ये बंद हो सकता है? देखिए, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। सभी सदस्य जो हमारे हैं, अध्यक्ष जी हैं, मेंबर हैं, सभी हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। हम लोग जहाँ भी कहीं सूचना मिलती है, चाहे वो बाल श्रम की हो, बाल विवाह की हो, भिक्षावृत्तियों की हो, हमारी टीम वहाँ पहुँचती है। तो हमारा बिल्कुल मैं ये बिल्कुल आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जितना भी हमारा कार्यकाल है, हम हनुमानगढ़ को बाल श्रम, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाएं। तो ये हमारे एक सवाल एक जवाब में बाल कल्याण समिति की पूरी टीम थी और इनसे एक सवाल एक जवाब किए गए, कुछ तीखे सवाल भी किए गए और इनके जवाब भी लिए गए। तो आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ 10 चैनल पवन खत्री के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।